welcome to Authors Talk by Trishna. हिंदी उपन्यास उफ कोलकाता सत्यव्यास जी की रचना के एपिसोड्स को आइए सुनते हैं। अमावस की रात। रिजल्ट अपने आप में ये एक शब्द ही अच्छे अच्छों का भूत उतार देने वाला मंत्र है। दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया था। रुद्र अपेक्षा अनुसार कॉलेज में टॉप कर रहा था। चेतन ने भी अपने सारे पेपर्स निकाल लिए थे। 10 विषयों में से सिद्धार्थ के 4 विषयों में लाल निशान थे, जिसका फर्क उस पर कम और उसकी माँ पर ज्यादा पड़ रहा था। खानदानी लोग थे जहाँ फेल होना सरे बाजार बेलिबास होना माना जाता है, जहाँ बच्चे के जन्म के साथ ही उसके करियर का ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया जाता है। उसी ब्लूप्रिंट के अनुसार सिद्धार्थ को यहाँ से LLB करनी थी और उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करना था और फिर ग्रीन कार्ड लेकर अमेरिका में सेटल हो जाना था। मगर हरे कार्ड की चाह रखने वाली माँ ने जब रिजल्ट पर लाल निशान देखे तो पहले पीली पड़ गई और फिर सफेद। बताया गया कि खून की सख्त जरूरत है। ब्लड ग्रुप जो भी चाहिए था वह यूं अत्यंत दुर्लभ था, मगर बेटे का ही था। आनन फानन में ही सिद्धार्थ को बुलाया गया और जो वह आया तो फिर 2 महीने रहकर ही गया। माँ की तीमारदारी में सिद्धार्थ पिछले दिनों हुई सारी बातें भूल गया। उसे 2-1 दफा मोहिनी की याद तो आई, मगर फिर माँ की चढ़ती उतरती तबीयत से उसे सोचने का मौका ही नहीं मिला। 2 महीने किसी तरह गुजरे। माँ की तबीयत ठीक हुई तो उन्हें ग्रीन कार्ड की याद फिर आई, लेकिन उन्हें अब की लगा कि उनके बेटे को उसके हरे कार्ड के बीच कुछ काला है, जिसे सफेद करने के लिए उन्होंने नीला पत्थर बेटे को पहना दिया और पढ़ाई के लिए अपनी कसम देते हुए सिद्धार्थ को इस ताकीद के साथ हॉस्टल भेजा कि अब वो हफ्ते 10 दिन पर उसकी पढ़ाई देखने हॉस्टल आती रहेंगी। सिद्धार्थ जानता था कि कोलकाता शहर से कोलाघाट इतनी दूर भी नहीं है कि उसकी माँ ना आ सके, मगर बेटा आखिर सिद्धार्थ था। हॉस्टल पहुंचते ही उसने सबसे पहले पहनी अंगूठी उतार फेंकी। दिन में रुद्र और चेतन के साथ मिलकर फ्रेशर्स की रैगिंग ली और रात में गाड़ी लेकर 2 रात लगातार मेचेदा के कब्रिस्तान में गया। देर रात तक बैठा और फिर उदास लौट आया। उदासी के उन्हीं दिनों में उसने याद करने की कोशिश की मोहिनी की अजीब बातें। यहीं मिलूंगी या फिर वहां जहां पहली बार मिले थे। पहली बार यानी ट्रेन में वह किस स्टेशन पर चढ़ी थी सिद्धार्थ को याद नहीं, क्योंकि वह तो नशे के खुमार में था। मगर जब वह उसके पांव की छुअन से जागा तो भोर के 3 बज रहे थे। उस ट्रेन से ज्यादा स्टॉपेज नहीं है, तो अगर वह आधा घंटा पहले भी आई हो तो एक ही स्टॉपेज है, तमलुक स्टेशन। मतलब वह तमलुक स्टेशन से ही सवार हुई थी और वहीं दोबारा मिल सकती है। सोचते और गुनते ही सिद्धार्थ की आंखें चमक उठीं और फिर उसी दिन कमरे में दोस्तों के साथ बैठे हुए उदासी के इसी नीरस माहौल को तोड़ने की गरज से उसने कहा, बेटा आज नाइट आउट पे चलते हैं। किस खुशी में पापा जी? 4 सब्जेक्ट में तो आप लाल हैं, चेतन ने तंजिया ही कहा। मेरा बर्थडे है, सिद्धार्थ ने उसकी बात पर ध्यान ना देते हुए कहा। अभी 3 महीने पहले ही तो पार्टी दी थी तूने बर्थडे की, चेतन ने चौंकते हुए कहा। अबे यार, ये इंस्टॉलमेंट में पैदा हुआ था ना, तुझे कोई दिक्कत? रुद्र ने बीच में पड़ते हुए कहा, जिससे चेतन को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए ही रुक रुक कर कहा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये साला शमशान कब्रिस्तान वाली जगह ले जाएगा, वहां नहीं। नहीं, वहां कौन जाएगा? रुद्र ने एक सांस में कहा, जिस पर सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया और बोला,
घबराओ मत, अब की एकदम मस्त जगह चलेंगे, कोई टंटा नहीं, एकदम शांत। चेतन, तू अपनी गिटार भी ले लेना। पक्का? बियर मेरी तरफ से। चेतन गिटार की बात सुनते ही हाई हो गया था। चिकन और स्नैक्स मेरी ओर से, और यही टॉप करने की पार्टी भी मान लेना, दोबारा नहीं दूंगा। पूरे हॉस्टल को खिलाते खिलाते कंगाल हो गए हैं। साली जितने की कमाई नहीं उतने का तो लहंगा फट गया। रुद्र ने अपने अंदाज में बात खत्म की। ठीक है, गाड़ी का इंतजाम मैं करता हूँ, सिद्धार्थ ने कहा और उठ गया। उसके निकलते ही बाकी दोनों भी अपने हिस्से का सामान लाने निकल पड़े, और जब देर रात तीनों मिले तो चेतन के हाथ में बियर की क्रेट थी। रुद्र के दोनों हाथों में स्नैक्स और खाने से भरे पॉलिथिन थे, मगर सिद्धार्थ खाली हाथ ही था। सिद्धार्थ को खाली हाथ देखकर दोनों को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे कुछ लाना ही नहीं था। उसे मंगवानी थी गाड़ी, जो कि दूर दूर तक नदारद थी। क्या हुआ? गाड़ी कहाँ है? देर तक हाथ में क्रेट लिए चेतन ने कलाई के दर्द से परेशान होकर कहा। गाड़ी तो नहीं मिली, सिद्धार्थ ने बूझे मन से कहा। अरे, इसके जज्बात को सलाम, हम जानते थे ये साला धोखा देगा। खिंचते हुए रुद्र ने खाने की पॉलिथिन जमीन पर पटक दी। ऐसे ही करोड़पति थोड़े बना है इसका बाप, ऐसे ही लूट लूट के पैसा जमा किया है। चेतन ने भी क्रेट जमीन पर रख दी। पूरे मूड की जज्बात का सलाम कर दिया यार, रुद्र खिंचता हुआ बोला। मुझे भी कुछ बोलने दोगे? सिद्धार्थ ने हाथ जोड़ते हुए कहा। अब ये कहेगा कि हॉस्टल की छत पर ही खा लेते हैं यार। चेतन ने रुद्र की ओर देखा। गाली दे देंगे तो चुपचाप सुन लोगे? सिद्धार्थ ने अब जरा तल्ख होकर कहा। सिद्धार्थ की त्योरियों चढ़ाते ही दोनों सचमुच चुप हो गए। सिद्धार्थ अपने कुछ पल तक अपनी सांसों को रोकते हुए गुस्सा और आवाज तीनों संभाली और फिर बोला, गाड़ी है। गाड़ी है? कहाँ है? चेतन ने उत्सुक होकर बोला। वहां। सिद्धार्थ ने अपनी दाहिनी ओर इशारा किया, और जिस तरफ इशारा किया उधर देखकर दोनों का उल्लास फिर ठंडा हो गया। ये? चेतन ने उदास भाव से कहा। हाँ बे, यही। असगर अली की मारुति, सिद्धार्थ ने उत्साह से कहा। गेट योर इंफॉर्मेशन करेक्टेड, ये असगर अली की मारुति नहीं, उसके भी बाप की मारुति है, 1987 मॉडल। तो क्या हुआ, चलती तो है? सिद्धार्थ ने कहा। हाँ चलती है, मगर कार तो दौड़ना चाहिए ना, चेतन ने तंज किया। और वो भी असगर अली के बीवी और बच्चे धक्का मारते हैं, तब इस जज्बात के सलाम का इंजन गर्म होता है। इंजन गर्म है, आज शाम ही पेट्रोल भरवा के लाया है असगर, सिद्धार्थ ने खुलासा किया। तो क्या तू सचमुच सीरियस है? चेतन ने आश्चर्य से पूछा। अबे, पता चल गया तो हॉस्टल से हाथ धो बैठेंगे, रुद्र ने भी मामले की गंभीरता को समझाते हुए कहा। डिग्री से भाई, डिग्री से हाथ धो बैठेंगे, चेतन ने पूरी बात की। कुछ नहीं होगा, शाम में असगर अली ओल्ड चाइना बाजार गया था, असली इंपीरियल अफीम चाट के आया है, रात भर नहीं उठेगा, भोर तक हम लोग आ ही जाएंगे, सिद्धार्थ ने हाथ मलते हुए कहा। ये असगर अली अफीम चाटता है? चेतन का मुंह खुला रह गया। अच्छा है ना, यहाँ तो लोग पता नहीं क्या क्या चाट लेते हैं, रुद्र ने कहा, और इससे पहले कि कोई समझकर हंस देता उसने कहना जारी रखा। खैर तू बता लाले, गाड़ी कैसे स्टार्ट होगी? चाबी कहाँ है? दरवाजा कैसे खुलेगा? जोर से खींचने पर दरवाजा बाहर आ जाएगा, तुम खुलने की बात करते हो, और चाबी इसमें परमानेंट रहती है, एक बार फंस गई है सो निकलती ही नहीं,
कहते हुए सिद्धार्थ ने धीमे से हैंडल घुमाकर कार का दरवाजा खोल दिया। अबे, इसके जज्बात को सलाम, ये तो खुल गई। रुद्र के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जल्दी बैठ, कहते हुए सिद्धार्थ ड्राइविंग सीट पर काबिज हो गया। दोनों दोस्त भी खाने पीने का सामान घुसाकर पीछे की सीट पर पसर गए। गाड़ी एक दो घनघनाहट के बाद स्टार्ट हो गई। वाह, चेतन चिल्लाया। अबे, ये तो सचमुच स्टार्ट हो गई बे। रुद्र भी खुशी से झूम सा गया। दोनों ने स्थिर होने के बाद खाने पीने का सामान पांव के सामने रखा और आंखें बंद कर औंधे पड़ गए। गाड़ी हॉस्टल का रोड छोड़कर मेन रोड पर आ गई थी। अबे, चोरी की गाड़ी से निकले हैं, अजब ही थ्रिल आ रहा है, चेतन ने निकलते हुए कहा। बियर निकाल, सिद्धार्थ ने गाड़ी चलाते हुए ही हाथ पीछे बढ़ाया। अभी नहीं, चुपचाप गाड़ी चलाओ, पी के साले कहीं भिड़ा दोगे, चेतन ने कहा। सिद्धार्थ बात समझकर गाड़ी चलाने लगा। 2 मिनट की शांति बनी रही और फिर अचानक ही रुद्र पागलों की तरह हंसने लगा और हंसता ही रहा। उसे बेबाक देर तक हंसते हुए देखकर चेतन ने ही टोका। तुमको क्या हुआ बे? कुछ नहीं, एक बात याद आ गई, रुद्र ने हंसते और खांसते हुए ही कहा। हमें भी बताओ, कहते हुए सिद्धार्थ ने एक च्युइंगम की टिक्कियां मुंह में उछाली। वो अपना हजाम है ना, जो हॉस्टल में आकर हेयर कट करता है, वो एक दिन बता रहा था, कहकर रुद्र फिर हंसने लगा। बताओगे साले कि अपने ही हंसोगे, चेतन ने रुद्र को एक धौल जमाते हुए कहा। रुद्र ने किसी तरह अपनी हंसी रोकी और कहना शुरू किया। 4-5 साल पहले की बात है। हॉस्टल के सीनियर्स एक कबाड़ी वाले को ले आए। फिर सिद्धार्थ ने पूछा। असगर अली की गाड़ी दिखाकर कबाड़ी वाले से कहा कि इसे बेचना चाहते हैं। कबाड़ी वाले ने चोखा माल देखते हुए हामी भरी और खरीद लेंगे बोला। तो सीनियर्स ने असगर अली का दरवाजा दिखाते हुए कहा कि इसके मालिक वहां रहते हैं, जाकर रेट बता दो। फिर अब की चेतन ने उत्सुकता से कहा। कबाड़ी वाला घर गया और घंटी बजाई। दरवाजा असगर के बाप ने खोला, जो तब जिंदा थे। फिर क्या, कबाड़ी ने आओ ताओ देखा नहीं, सीधा बोल दिया। क्या बोल दिया? बोला कि पहिया निकाल कर 400 किलो लोहा होगा, 2 रुपए के हिसाब से 800 रुपए दूंगा। भाग साले, कहते हुए चेतन के मुंह से लगी बियर कार के दरवाजे से बाहर चली गई। अबे हंसाओ मत, एक्सीडेंट हो जाएगा, सिद्धार्थ ने भी गाड़ी धीमे करते हुए कहा। सही राजे। उसके बाद जो असगर का बाप कबाड़ी को चमरौधा जूता लेकर दौड़ाया तो कबाड़ी को समझ ही नहीं आया कि उसकी गलती क्या है, रुद्र ने कहा। और फिर कार एक दफा ठहाकों से गूंज उठी। कहकाओं का दौर चल रहा था। ऐसे ही हंसी मजाक की बातें निकलती रहीं। लगभग 1 घंटे के सफर के बाद गाड़ी तमलुक स्टेशन के बाहरी इलाके में पहुंच गई। सिद्धार्थ ने हाईवे थोड़ी देर पहले ही छोड़कर गाड़ी अब एक कच्चे अनजान रास्ते पर उतार दी थी। तो बोतल बियर के बाद ही पीछे बैठे चेतन और रुद्र के अवरोध की शक्ति खत्म हो गई थी। अब वो सिद्धार्थ के हवाले थे और ये पूछने से भी गाफिल थे कि वह जा किधर रहे हैं। बहरहाल थोड़ी दूर और कच्चे रास्ते पर चलकर एक घने दरख्त के नीचे गाड़ी रुक गई। चल उतर, सिद्धार्थ ने गाड़ी का इग्निशन बंद करते हुए कहा। आ गए क्या? रुद्र ने आंखें मीचते हुए कहा। हाँ साले आ गए, सिद्धार्थ ने कहा। मगर ये कौन सी जगह है जीजा जी? चेतन ने रिश्ता बनाते हुए कहा। तमलुक के बाहर वाला जंगल है। कहने के साथ ही चेतन और रुद्र ने पहली दफा देखा कि सिद्धार्थ मजाक नहीं कर रहा।
वो किसी जंगल नुमा जगह पर ही उतरे हैं, किसी निर्जन रेलवे ट्रैक के 100 मीटर की दूरी पर। बियर की क्रेट उतारकर रुद्र ने जब बरगद के उस पेड़ के नीचे पटका तो बरगद के पेड़ पर बैठे अनजान से पक्षी फड़फड़ाकर भाग उठे। उनकी फड़फड़ाहट में भी चेतन ने पहली बार ये बात गौर की, वे ये कि पेड़ के पत्ते वैसे ही शांत हैं, वैसे ही अचल रहे, मानो किसी से डरे हुए हों या फिर किसी के संकेत पर चुप हों। वातावरण में एक अजीब सी सिहरन थी, एक अजीब सा अनमनापन। चेतन ने अपने भय को जुबान देते हुए ही कह दिया, अबे तू किसी खजाने की तलाश में है तो बता दे, तीनों भाई मिल के ढूंढेंगे। ऐसे कभी शमशान में, कभी कब्रिस्तान, कभी वीराने में मत लाया कर भाई। बैठो, नाइट आउट का यही तो मजा है, फुल माहौल बना हुआ है। सिद्धार्थ ने खाने का सामान नीचे रखते हुए कहा। घंटा माहौल बना हुआ है, न साकी है न बाला है, लग रहा है किसी की श्राद्ध का पीने आए हैं। हम पहले ही कहे थे कि इसकी बात मत सुनो, मछली काट के भोग लगाए, अजब जात बंगाली। रुद्र ने मुहावरों की दुकान खोली। बहरहाल अब और कोई चारा भी नहीं था और नशे का खुमार चेतन और रुद्र पर तारी था। वे लोग उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। वातावरण में अजीब सी नमी तो थी जो चेतन को बेचैन कर रही थी। उसने अनजाने भय से कहा, बड़ी डरावनी जगह मालूम हो रही है भाई। भूत पिशाच ऐसी ही नमी वाले वीराने में रहते हैं। मुर्गे पे ध्यान लगाओ, भूत पिशाच कुछ नहीं होते, सिद्धार्थ ने खाने का सामान खोलते हुए कहा। लेकिन हमारे दादाजी बताते थे कि चुड़ैल होती है, चेतन ने एक चिकन पीस उठाते हुए कहा। अच्छा, और उसे तो तेरे दादाजी ने खुद देखा होगा, सिद्धार्थ ने कटाक्ष किया। और क्या, दादाजी जब खेतों पर मचान पर पहरा देते थे तो एक चुड़ैल रोज आती थी। चेतन ने बात में गंभीरता लाने के लिए रुक रुक कर कहा। अच्छा, और कैसी दिखती थी वो? सिद्धार्थ ने दांत से ही बियर का ढक्कन खोलने की कोशिश की। घुटने तक खुले हुए बाल और बिल्कुल न्यूड। जो भी ढका छिपा होता था उसके बालों से ही होता था। चेतन ने हाथ के इशारे से बालों की लंबाई बताई। बहुत बढ़िया, ठीक सीन बन रहा है। और आकर करती क्या थी? रुद्र ने अपने दोनों हथेलियों अपनी जांघों पर रगड़ते हुए बेचैन होकर पूछा। रोज आती थी, चेतन ने बियर की घूंट चढ़ाकर कसेला सा मुंह बनाते हुए कहा। और उत्सुकता से पूछते हुए रुद्र ने बियर से सारा मुंह भर लिया। और दादाजी को तेल लगाती थी। भक साले, हंसाओ मत, कहते हुए सिद्धार्थ हंसी के मारे लौट गया। घास के तिनके उसके कपड़े से चिपक गए। उधर रुद्र के मुंह में बियर सरक गई। मत मानो, लेकिन हम जानते हैं दादाजी झूठ नहीं बोलते। चेतन को उन लोगों की हंसी बुरी लगी थी। सिद्धार्थ ने ये ताड़ लिया था, सो उसने बात बदलने के अंदाज में कहा। अच्छा, और क्या करते थे दादाजी? तेल लगवाते थे। रुद्र ने दोबारा हंसी का गुब्बारा छोड़ दिया। अब की दफा चेतन को भी हंसी आ गई। हालांकि चेतन ने बात बढ़ाते हुए कहा, हाँ तो करते क्या? दादाजी कहते थे कि हिलते तो मार देती, मतलब वैसे ही लेटे रहते थे, कुछ नहीं हिलता था। रुद्र ने बहुत गंभीरता से पूछा। हाँ, एकदम शांत, दादाजी पड़े रहते थे। चेतन ने भूमिका बांधी। जब कुछ नहीं हिलता था तो इससे तो अच्छा था कि मर ही जाते। रुद्र ने फिर हंसते हुए कहा। सिद्धार्थ ने भी बमुश्किल अपनी हंसी रोकी और चेतन से मुखातिब हुआ। भाई, मेरी सुन, अब मैं एक रोज की बात बताता हूँ जो तेरे दादाजी कभी नहीं बता सकते।
बोलो, तुम भी बोलो। चेतन ने बियर की बोतल लगभग खत्म करते हुए ही कहा, वो चुड़ैल नहीं थी, रखेल थी, तेरे दादाजी की। ऐसी बात दादाजी कैसे बताते, इसलिए कहानी बनाई। कहते हुए दोनों फिर बेलौस हंसने लगे। दादाजी के बारे में कुछ उल्टा मत बोलना, चेतन ने गुस्साते हुए कहा। अबे हम दादाजी को कहाँ बोल रहे हैं, हम तो चुड़ैल को रखेल बोल रहे हैं। दादाजी तो संत आदमी थे, उनसे तो कुछ होता ही नहीं था। सिद्धार्थ ने हंसने के कारण आंखों में आ गए पानी को साफ करते हुए कहा, मत मान, उड़ा ले मजाक। जिस दिन सामने आई ना, तेरी भी पौ फट जाएगी, चेतन ने उबाल खाते हुए कहा। और बात खत्म करते हुए चेतन ने अभी सिद्धार्थ को दूसरी बियर बोतल खोलने को दी ही थी कि उसे झाड़ियों के पीछे से किसी सरसराहट की आवाज सुनाई दी। वह जरा खिसक कर रुद्र की ओर हो गया और बोला, भाई, मुझे लगता है झाड़ियों के पीछे कोई है। अभी उसने अपनी बात पूरी ही की थी कि पत्तियों की चरचराहट के साथ एक कुत्ता बाहर आ निकला और एक टक सामने खड़ी कार को ताकने लगा। ये कुत्ता कहाँ से आ गया? चेतन ने डरी हुई आवाज में ही कहा। चिड़ियाघर से तो आया नहीं होगा, सामने रेलवे ट्रैक है, झाड़ी झकाड़ी है, चिकन की महक लग गई, आ गया, एक हड्डी का टुकड़ा फेंक दो, भाग जाएगा। सिद्धार्थ ने तीसरी बोतल मुंह से लगाते हुए बेफिक्र कहा। सिद्धार्थ के ऐसा कहने पर चेतन और रुद्र दोनों अपने हाथ के अधखाए चिकन के टुकड़े उसकी ओर उछाल दिए, मगर वे उन टुकड़ों से विमुख लगातार गाड़ी को निहारता रहा। मगर इसका ध्यान इधर है ही नहीं, ये तो गाड़ी की तरफ ही बढ़ा जा रहा है। चेतन ने एक पत्थर उठाते हुए कहा। तेरे पास तो इसकी भी कोई कहानी होगी, रुद्र ने कुत्ते की ओर से निगाह हटाते हुए कहा। हाँ, कुत्ते वहां जरूर होते हैं जहां चुड़ैलें, डाकनियां, शाकनियां, बलाएं रहती हैं। वे उनके चेतन के इतना कहते ही रुद्र ने बात काट दी। ज्यूडिशनरी की तैयारी तुम्हारी पहले दर्जे की है राजे, मतलब भूत का सिनोनिम भी याद कर लिए हो, रुद्र ने हंसते हुए कहा। अरे वो कुत्ता कहाँ गया? चेतन ने अचानक ही गौर किया। चला गया अपनी मैडम के पास, तुमको कोई दिक्कत? कहते हुए सिद्धार्थ ने कबाब उठा लिया। रुद्र भी अपनी बोतल खाली कर चुका था। चेतन पहले ही कोटा खत्म कर चुका था। अलबत्ता कबाब अब भी काफी बचे हुए थे। उसने एक कबाब उठाते हुए सिद्धार्थ से पूछा, अबे तुम्हारी उस ट्रेन वाली नूरबाई का क्या हुआ? कौन नूरबाई? सिद्धार्थ ने आंखें तिरछी करते हुए पूछा। वही जो तुम्हारी सीट पर सो गई थी। सो नहीं गई थी, बैठी थी, और उसका नाम मोहिनी था। वही तो नहीं समझ में आ रहा यार, कौन थी, कहाँ चली गई? सिद्धार्थ ने उदास आवाज में अपना दुखड़ा सुनाया। न्यू मार्केट देखा? रुद्र ने बहुत गंभीरता से कहा। क्यों, वहां क्या है? सिद्धार्थ ने उत्सुकता से पूछा। सुने हैं वहां सब मिलता है, वहां ढूंढने पर बाघ का दूध भी मिलता है। कहते हुए रुद्र ने चेतन के हाथ पर हाथ मारा। सिद्धार्थ ने मुंह बिचका कर कहा, वेरी फनी। नहीं, अभी कहाँ फनी, फनी तो अभी आएगा। कहते हैं जरा और मन से खोजो तो बाप का दूध भी मिल जाता है। कहते हुए रुद्र हंसते हुए लेट गया। उसकी हंसी सामान्य से थोड़ी तेज हो गई और ऐसा लग रहा था जैसे इस हंसी ने किसी की शांति में खलल डाला है और चेतावनी आ गई है। अचानक ये आवाज चेतन के ही कानों में गूंजी। उसे लगा जैसे कोई चुप रहने की हिदायत दे रहा हो। वे एक पल को पीला पड़ गया, मगर जब उसने अपने दोनों साथियों पर कोई प्रभाव नहीं देखा तो उसे लगा कि उसे कोई भ्रम हुआ है। फिर भी उसने दोस्तों से पूछा, अबे तुम लोगों ने कोई आवाज सुनी क्या? कैसी आवाज? सिद्धार्थ ने पूछा। ऐसे जैसे कोई होठों पर उंगली रखकर चुप रहने को कह रहा हो। चेतन ने इस तरह कहा कि माहौल में खौफ पसर गया। सिद्धार्थ भी एक पल को सकते में आ गया, मगर फिर खुद को सामान्य करते हुए बोला,
साले तुम लोगों की सारी बात वही भूत पिशाच के आसपास आकर अटक जाती है। मूड खराब कर दिए यार। सिद्धार्थ ने सिगरेट निकालकर माचिस ढूंढते हुए कहा। उसके माचिस निकालकर जलाते ही बाकी दोनों ने भी अपना मुंह सिगरेट जलाने की सोचकर सिद्धार्थ के पास ले गए। सिद्धार्थ ने एक एक कर तीनों की सिगरेट जला दी। अचानक ही ऐसा आभास हुआ कि किसी आसपास के वातावरण में कपूर जैसी कोई सुगंध तैर गई हो। सिद्धार्थ और रुद्र तो बहरहाल चुप ही रहे, मगर चेतन से ना रहा गया। चेतन फिर कहा, अबे ऐसा लगा ना कि कोई बढ़िया सी महक आई। हाँ भोसड़ों के, खिला पिलाकर अब रूम फ्रेशनर मारा जा रहा है, सिद्धार्थ ने बात बदलते हुए कहा। लेकिन चेतन के मन में खौफ खिंच गया था। चलो चला जाए यार, देर काफी हो गई है, बियर भी खत्म है अब, 2-3 घंटे सोया भी जाए, बहुत नींद आ रही है। चेतन ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर अंगड़ाई तोड़ते हुए कहा। अबे थोड़ा रुको यार, पानी है क्या? अचानक ही रुद्र ने उठते हुए कहा। क्यों, अब बियर में पानी मिला के बोतल फुल करेगा क्या? सिद्धार्थ ने छेड़ के कहा। नहीं लाले, मेरा प्रेशर बन गया है, रुद्र ने कहा। अरे यार साला, तुम लोग भी ना, जहां ट्रेन की पटरी देखी वहीं प्रेशर बन जाता है, सिद्धार्थ ने खिंचते हुए कहा। भाई सीरियसली हल्का होना है बस, हाथ तो धोना पड़ेगा ना, एक तो सिर्फ बियर है साली। जाओ साले, उधर गाड़ी में एक्वाफिना है, बाप भी नहीं सोचे होंगे कि बेटा एक ऐसी करेगा, एक्वाफिना से एक्वा धोना करेगा। सिद्धार्थ ने यूं कहा कि मारे हंसी के चेतन की आखिरी बियर सरक गई। गोइंग टू पी साले, कहकर रुद्र आगे की ओर बढ़ गया। मिट्टी के 2 टीले उतरते ही आगे रेलवे प्लेटफॉर्म था। 3 बोतल बियर गटक जाने के कारण रुद्र का प्रेशर कुछ ज्यादा ही था। उसने रेलवे ट्रैक पर पैर जमाया, पानी की बोतल नीचे रखी और झटके से ही पेशाब करने लगा। आराम की इस स्थिति में उसके होंठ खुद ब खुद गोल हुए और फिल्मी गाने की एक सीटी की धुन उसके मुंह से फूट पड़ी। अभी वह धुन पूरी कर ही पाता कि उसे भी एक धीमी श्श की आवाज सुनाई पड़ी, वैसे ही जैसे कोई मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने को कह रहा हो, ऐसे जैसे किसी की नींद में, किसी के आराम में खलल पड़ा हो। रुद्र का पेशाब एक पल को रुक गया, मगर दूसरे ही पल उसे लगा उसे बियर चढ़ गई है। उसे खुद पर कोफ्त भी हुआ। उसके दोस्त ठीक कहते हैं कि बियर तक पचा नहीं पाता। यही सोचकर उसने अपने गर्दन को झटका दिया और फिर खुद को हल्का करने लगा। अचानक ही रुद्र को आभास हुआ कि उसके दाहिने जूते पर कुछ रेंग रहा है। उसने गौर से देखा तो उसे लगा कि किसी औरत के बढ़े हुए बाल उसके जूते पर बढ़ते आ रहे हैं। उसने एक दफा फिर से चेहरे को झटका दिया। अब कि उसने और साफ देखा कि वो लंबे बाल अब बाएं जूते पर भी रेंग रहे हैं। रुद्र की सांस रुक जाती इससे पहले उसका पेशाब रुक गया। वह चिल्लाना चाहता था, मगर उसकी घिग्गी बंद गई। उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल पाया। वह पीछे मुड़ा और बिना कोई गड्ढा पत्थर देखे दौड़ पड़ा। उसके दौड़ने से जो स्थिति बनी उससे चेतन और सिद्धार्थ भी चकित हो गए। उनके पास पहुंचकर ही रुद्र हांफते हुए ही बोला, भाई जल्दी निकलो यहाँ से, यहाँ कुछ सीरियस गड़बड़ है। गड़बड़? गड़बड़ का नाम सुनते ही चेतन की फूं सरक गई। मगर सिद्धार्थ ने धैर्य रखते हुए पूछा, कैसी गड़बड़? उधर रेलवे ट्रैक पर कोई है। रुद्र ने हांफते हुए ही बात पूरी की। क्या बकवास कर रहा है? चढ़ गई है, सिद्धार्थ ने बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा। घंटा चढ़ गई है, उतर गई है, गाड़ी स्टार्ट करो और निकलो, रुद्र ने आगे बढ़ते हुए ही कहा कि सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ लिया और व्यंग करते हुए कहा, शर्ट के नीचे बनियान ही पहनता है ना, कि कुछ और पहनता है? साले कैंडियस। सिद्धार्थ ने अंग्रेजी फिल्म की गाली दी। उसकी गाली का रुद्र पर कोई असर नहीं पड़ा।
उसने बदहवासी की उसी अवस्था में कहा, अभी निकलो यहाँ से, हॉस्टल पहुंच के शर्ट पैंट सब खोल के दिखा देंगे। रुद्र के चेहरे पर सचमुच वहशत दिख रही थी, मगर सिद्धार्थ उसे लेकर अब भी गंभीर नहीं था। दरअसल उसका कारण भी था। सिद्धार्थ की सोच में एक चमक सी आ गई थी। वह जिस काम के लिए आया था उसे वह पूरा होता दिख रहा था। उसे लगा था कि वह स्टेशन से महज 100 मीटर की दूरी पर है, इसलिए मोहिनी कहीं आस पास ही है और रुद्र उसे ही देखकर डर गया है। ऐसी जगहों में मोहिनी को उसके अलावा कोई भी देखे तो डर ही सकता है। यही सोचकर उसने रुद्र को समझाते हुए कहा, सुन, अगर ऐसे लौटे तो जिंदगी भर तू इस बेवकूफ़ी में जिएगा कि वहाँ कोई था और अपने बच्चों को भी यही सब बताएगा। भ्रम और अंधविश्वास इसी तरह से फैलता है। तेरा वहम दूर करना बहुत ज़रूरी है। तू 1 मिनट दे, मैं वहीं से होकर आता हूँ, फिर तुम दोनों को भी बुलाता हूँ। कहते हुए सिद्धार्थ बढ़ गया। उसके जाते ही खूब डरे हुए रुद्र ने चेतन से कहा, सुन, ये बंगाली हरक्यूलिस अभी बाप बाप करता सुनाई देगा। उसके आने से पहले ये क्रेट उठा ले, और गाड़ी की चाबी है ना? हाँ हाँ है, चेतन ने क्रेट उठाते हुए कहा। रुद्र के डर ने चेतन को और भी डरा दिया। कारण ये था कि सामान्य स्थिति और दुनियावादी मुश्किलों से डरने वाला इंसान रुद्र था ही नहीं। यदि वह डरा हुआ था तो ये चेतन के लिए लाजिमा डरने की बात थी। उधर सिद्धार्थ अभी पहला टीला ही पार कर पाया था कि उसे एक रूहानी सिहरन का आभास हुआ, ऐसे जैसे कोई आसपास ही सांस ले रहा हो। सांसों की आवाज इतनी तो थी ही कि माहौल को खौफजदा कर जाए। सिद्धार्थ मगर इस कारण से सामान्य ही था कि वह सांसों की ऐसी ही आवाज एक दफा पहले भी सुन चुका था। उसे लगा था कि मोहिनी फिर कहीं आसपास है और उसे और उसके दोस्तों को परेशान कर रही है। मगर सामने के बलुई चट्टान पर पांव रहते ही बलुई पत्थर भरभराट टूट गया। उसके साथ ही सिद्धार्थ का ये भ्रम भी टूट गया। बलुई चट्टान के टूटने से सिद्धार्थ असंतुलित होकर गिर पड़ा, और जब वो संभला तो सांसों की आवाज थोड़ी और तेज हो गई। हाथ पांव झाड़ते हुए ही उसने आ रही सांसों की आवाज की ओर नजर की, और सामने का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। वह ठिठक गया। नहीं, दरअसल उसके पांव जम गए। वह आगे बढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि बदन में दौड़ रहे लहू को यकलख्त जमा देने वाला नजारा सामने था। उसने देखा कि सामने पटरी पर लंबे बालों वाली एक औरत रूपी काया पटरी पर लेटी हुई है, यूं जैसे कोई दोनों पटरियों से कट जाने को लेटा हो। काया जिसके आंखों के नीचे का काजल बहकर पसर गया है। सफेद कफनी जैसे ढीले कपड़े में लिपटी उस काया के बाल उसके पांव को छू रहे हैं। अचानक ही उस काया ने चेहरा उठाया और एक विस्मय भरी मुस्कान से सिद्धार्थ को देखा। काया चारों पांव पर सरकते हुए सिद्धार्थ की ओर बढ़ने लगी। भागो साले, भय से पीली पड़ी एक आवाज हवा में तैर गई। अगली चीज जो चेतन और रुद्र ने देखी, वह सिद्धार्थ को कार की ओर बेतहाशा दौड़ते हुए देखा। सिद्धार्थ का दौड़ना था कि वह दोनों भी कार की ओर भागे और सिद्धार्थ से पहले पहुंचे। चेतन ने कार की ड्राइविंग सीट संभाली और रुद्र अगली सीट पर बैठ गया। उसने बैठने से पहले कार का पिछला दरवाजा खोल दिया था। चेतन ने बिल्कुल भी वक्त नहीं लिया और गाड़ी स्टार्ट कर धीमे ही दौड़ाना शुरू किया। सिद्धार्थ दौड़ते हुए ही कार में बैठा और दरवाजा बंद कर बोला, भागो बे, ये जगह सचमुच हॉन्टेड लगती है। लगती है? साक्षात दर्शन करके आ रहा हो, अब भी तुम्हें शक ही है? ये जगह हॉन्टेड ही है, जल्दी निकलो बे, रुद्र ने चेतन से कहा। चेतन ने रुद्र के कहने के पहले ही गाड़ी तेज कर दी थी, मगर अभी पक्का रास्ता आया भी नहीं था कि रुद्र ने देखा कि कार के साथ साथ वही कुत्ता गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ रहा है।
साला ये तो वही कुत्ता है, अचानक कहाँ से आ गया? रुद्र ने कहा और कुछ बुदबुदाना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ ने भी उधर उलटकर देखा। कुत्ता वाकई कार के साथ साथ ही दौड़ता आ रहा था। बेटा, इसके साथ भी कुछ गड़बड़ है। चेतन, स्पीड स्लो मत करना भाई। स्पीड स्लो हुई तो हम लोग आज गए, कहकर सिद्धार्थ ने चेतन का डर और बढ़ा दिया था। हालांकि असगर अली की गाड़ी का स्पीडोमीटर जमाने से खराब था, फिर भी चेतन पहले ही गाड़ी काफी तेज चला रहा था और अब तो पक्की सड़क पर आ जाने के चलते गाड़ी 80 के ऊपर ही थी। पक्की सड़क पर आते ही सबने एक चैन की सांस ली। सुकून की एक बात यह भी थी कि देर तक कच्ची सड़क पर साथ दौड़ने वाला कुत्ता अब दिखाई नहीं दे रहा था। चेतन ने बहरहाल स्पीड में कोई कमी नहीं की। गाड़ी उस जगह से 20-25 किलोमीटर आगे हाईवे पर आ गई थी। कुछ मिनट तक शांति रही। इस कुछ मिनट की शांति में भी रुद्र का बुदबुदाना जारी रहा कि अब साफ सुनाई दे रहा था। मात भैरवी नजर घुमाई, कामनी शोभिणी से छुड़ाई, वैश बंडी से छुड़ाई, घोर रूपणी चंडालिनी से छुड़ाई, मारणी वारणी से छुड़ाई, ओकली बोकली से छुड़ाई, अलाय बलाय से छुड़ाई, नटनी कुटनी से छुड़ाई, जुबनी स्तुमनी से छुड़ाई, दुहिनी दुहाई हजार दुहाई, मात भैरवी नजर घुमाई, मात भैरवी नजर घुमाई। रुद्र लगातार बुदबुदा रहा था। 2-1 बार सुनने के बाद चेतन समझ पाया कि वह कोई रक्षा मंत्र बुदबुदा रहा है। हादसा पीछे छूट चुका था, इसलिए उसने खुद और उन दोनों को भी सामान्य करने के उद्देश्य से कहा, साले हमें तो कह रहे थे कि सिनोनिम याद किए हैं, तुम तो पूरा थिसारस रट के बैठे हो। कहते ही कार में बना तनावपूर्ण माहौल थोड़ा कम हो गया, मगर डर फिर भी कायम रहा। रुद्र बहरहाल थोड़े धीमे स्वर में बुदबुदाता ही रहा और थोड़ी देर तक मुर्दा शांति छाई रही। कोई कुछ नहीं बोला। सब गुजरे हुए हादसे को जोड़कर कुछ एक राय निकालने की कोशिश अपने मन में कर ही रहे थे कि सामने सड़क पर देखते ही सिद्धार्थ की चीख निकल गई। होली शिट! सिद्धार्थ कांप गया। अब क्या हुआ? चेतन ने ही पूछा। वी आर डेड, वी आर फ्रीकिंग डेड, सिद्धार्थ ने चेहरे पर वही दहशत खींचते हुए कहा। सिद्धार्थ ने देखा कि सामने का हौलनाक मंजर कलेजा निकाल देने वाला था। सामने लगभग 100 मीटर पर वही काया रुकने का इशारा करती हुई सड़क के ठीक बीचों बीच खड़ी थी। सिद्धार्थ के जिस्म पर मौजूद एक एक मसाम में चिनचिनाहट सी दौड़ गई। हाथ पांव तो बहरहाल सभी के फूल गए। रुद्र का मंत्र पढ़ना तेज हो गया था। चेतन के हाथ पांव काम करने बंद हो गए थे। गाड़ी लगातार काया के निकट होती जा रही थी। रुद्र ने आंखें मूंद रखी थीं। सिद्धार्थ ने चेतन के कान में लगभग चिल्लाते हुए कहा, चेतन, कुछ भी हो जाए गाड़ी धीमी नहीं करना, गाड़ी रोकना मत। क्या? गाड़ी रोकना मत? लेकिन रोकनी क्यों है? चेतन ने गाड़ी औसत रफ्तार से ही आगे बढ़ाई। सिद्धार्थ समझ गया था कि चेतन को फिलहाल कुछ समझाना या बातों में उलझाना बेकार है। उसने फौरन कहा, गाड़ी रोक। भाई, डिसाइड कर ले करना क्या है, चेतन ने खुंदक में कहा और गाड़ी एकदम रोक दी। सिद्धार्थ ने देखा कि काया भी गाड़ी के रुकते ही लगभग 50 मीटर की दूरी पर रुक गई है। पीछे आ, आई विल ड्राइव, कहते हुए सिद्धार्थ ने पीछे की सीट पर चेतन के लिए जगह बनाई। अनमने से ही मगर चेतन कसमसाते हुए पीछे की सीट पर आ गया। सिद्धार्थ भी उसी तरह बंद कार में ही ड्राइविंग सीट पर जा पहुंचा। सड़क के ठीक बीचों बीच रुकी कार और आगे 50 मीटर पर डोलती काया के बीच अगर कुछ था तो वो थी हौलनाक खामोशी और दहशतज़दा आंखें। अचानक इस खामोशी को तोड़ा कार के इंजन ने। सिद्धार्थ ने इग्निशन स्टार्ट किया और एक दफा फिर काया की ओर देखा। साफ था कि सिद्धार्थ ने तय कर लिया था कि वह गाड़ी उस पर चढ़ा देगा, मगर ये साफ नहीं था कि वह क्या हटेगी। उम्मीद तो नहीं, मगर इतना सब देखने, सोचने, समझने का वक्त भी नहीं था। उसी रफ्तार से काया के
पास आते वक्त सिद्धार्थ ने जो अंतिम चीज देखी वो उसकी कुटिल मुस्कान थी। उसके बाद वो कुछ देख ही नहीं पाया। गाड़ी किसी शफ़ाफ़ आईने की तरह पार हो गई और उसी रफ्तार से भागती रही। 5 मिनट गाड़ी भगाने के बाद जब सिद्धार्थ ने पहली सांस ली, तब उसने गौर किया कि तीनों में से किसी के चेहरे पर सुकून का लेश मात्र भी नहीं है। कारण ये था कि ये बात भी पक्के तौर पर नहीं की जा सकती थी कि वह आगे कहीं नहीं मिलेगी। ये किसी बुरे सपने की तरह चल रहा था। सब चाहते थे कि अब बस ये सपना खत्म हो। किसी तरह रास्ता हॉस्टल तक पहुंच। हजार लानत ऐसे नाइट आउट पर। सपनों के साथ अच्छी और बुरी दोनों बात यह है कि उसने खत्म हो जाना होता है। इस सपने को भी खत्म होना था। हॉस्टल आ गया था। चेतन ने सबसे पहले लगभग चलती कार से उतरकर हॉस्टल गेट की डुप्लीकेट चाबी से मेन गेट खोला। रुद्र ने चुपके से क्रेट उठाया और हॉस्टल में दाखिल हो गया। सिद्धार्थ ने धीमे से गाड़ी निश्चित जगह पर पार्क कर दी और तेजी से भागकर हॉस्टल में दाखिल हो गया। हादसाती रात खत्म हुई थी। एक बला टल गई थी। मगर क्या सचमुच बला टल गई थी? नहीं, बला तो साथ आई थी। और अगर किसी के पास गैर दुनियावी आंखें हों तो वह देख पाता कि वह कार के पीछे की सीट पर बैठी हुई साथ ही चली आई थी। हॉस्टल पहुंचकर कपड़े बदलकर चेतन को ध्यान आया कि उसने कार के शीशे तो बंद ही नहीं किए हैं। अचानक रुद्र को लेकर चेतन बाहर आया और शीशे बंद करने शुरू किए। आगे के दोनों शीशे रुद्र ने बंद कर दिए थे। पीछे का एक शीशा चेतन ने आसानी से बंद कर दिया था, मगर चौथा शीशा दोनों की कोशिश के बाद भी बंद नहीं हुआ। जन्म और मृत्यु के पार देख पाने वाले ही जान पाते हैं कि चौथा शीशा इसलिए बंद नहीं हो रहा था क्योंकि काया ने उस पर अपने हाथ रख दिए थे। हार कर असगर अली की बपौती खटारा मारुति को गालियां देते हुए दोनों हॉस्टल में घुस आए। काया जो साथ आई थी, कार के भीतर से ही हॉस्टल को घूरती रही। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के एपिसोड सुनते रहने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।